बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली पढ़ रहे थे और इसमें कार्बन फैमिली के अंतर्गत कार्बन की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस फैमिली में जो भी एलिमेंट्स आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, उनके क्या क्या गुण होती, प्रॉपर्टीज़ होती, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसी के पश्चात जो कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई होती है और साइज बहुत छोटा होता है, जबकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके पश्चात कार्बन की सामान्य एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं और इसमें कैटिनेशन पावर होती है, आपस में जुड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसी के पश्चात आज हम लोग इसी के आगे डिस्कस करते हैं इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कुछ डिस्कस करते हैं। तो इसी में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी कि कार्बन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन्स, तो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होता है। इसका एटॉमिक वेट, परमाणु भार कितना होता है? 12.011। सामान्यतः हम लोग 12 ही लेते हैं। और इसका एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 0.77 एंगस्ट्रॉन होती है। तो परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 0.77 एंगस्ट्रॉन। और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, प्रक्रिया होती है, उसे उसकी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? 2.5। इसका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, प्रथम आयनन विभव, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है? 1086 किलो जूल पर मोल होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन विभव या आयनन एनर्जी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की बाहरी कक्षा से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। और फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कहलाएगा सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड की तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये आयनाइजेशन या पोटेंशियल, आयनन विभव, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है 1086 किलो जूल पर मोल होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है 3570 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो 4827 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व 293 केल्विन टेम्परेचर, इसका घनत्व या डेंसिटी 293 293 केल्विन पर कितना होता है? तो सबका अलग अलग होता है। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, सबका अलग अलग होता है। तो जैसे डायमंड की जो डेंसिटी होती है 293 केल्विन पर, तो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ग्रेफाइट की 2.22 ग्राम पर क्यूब घन सेंटीमीटर होती है या सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ये एक निश्चित तापक्रम पर
अलग अलग जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, अपर रूप होते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है, उनका घनत्व होता है, वो अलग अलग होता है। इसी प्रकार से ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। इसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं वो। इसके पश्चात इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं? तो केमिकल रासायनिक गुण में कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया होती तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की सल्फर से रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइसल्फाइड। और इसी प्रकार से कार्बन की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जल या नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। और इसी के पश्चात इसमें कार्बन की जल से रिएक्शन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस का और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो मिश्रण होता है इसे वाटर गैस कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर वाटर गैस प्राप्त कैसे होती है? ये कार्बन कैसा होता है? रेड हॉट कोल होता है। कोयले को बिल्कुल गर्म करके एकदम लाल कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, और फिर उसमें जल वाष्प, वाटर वेपर को रेड हॉट कोल पर पास करते हैं। तो रेड हॉट कोल की वाटर वेपर से रिएक्शन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर प्राप्त होता है। इसी को हम वाटर गैस कहते हैं, जल गैस कहते हैं। और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, फ्यूल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन से, सल्फर से, नाइट्रिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से और जल से रिएक्ट करके कौन कौन से यौगिकों का निर्माण करते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को नोट कर लेंगे। और इसी के आगे नेक्स्ट टर्म पर हम लोग इसी के नेक्स्ट कार्बन की जो और प्रॉपर्टीज हैं, उसके गुण हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अपना क्रम से नोट करते जाएंगे और इसी के बाद इसी के आगे भी डिस्कस करेंगे। तो लेकिन जो पीरियोडिक टेबल में आपके टोटल इंटरमीडिएट में 8 ग्रुप हैं। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए। फोर्थ ए मतलब कि कार्बन फैमिली। और इसके बाद जो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और जीरो ग्रुप के एलिमेंट जो 4 होते हैं वो इंटरमीडिएट में। तो ये कार्बन फैमिली खत्म होने के बाद ये जो 4 ग्रुप हैं मेन ये आपके समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर जो कार्बन फैमिली के बाद अगला चैप्टर शुरू होगा। तो ये पीरियोडिक टेबल की जो सिस्टमेटिक इंटरमीडिएट में टोटल 8 ग्रुप रखे गए, 8 में 4 फर्स्ट ईयर में और 4 इंटर में डिस्कस करने होते हैं। तो इसको कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल डिस्कस की, इनको नोट करेंगे और नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे डिस्कस करेंगे।